नोटिस में हमारे साथ आप जुड़े और जुड़ करके आप सबके साथ मिलने का, बातचीत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आप में से मिलना नहीं भी हुआ। लेकिन आज एक साथ लगभग 100 से ऊपर हम सब ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए काम करने में जुटे हुए हैं, सब लोग जुड़ करके जो है आज एक मंच पर जो है आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उसके लिए मैं आप सबका जहाँ स्वागत करता हूँ, वहाँ मैं आप सबके इस वक्त निकालने के लिए, समय निकालने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। कोविड के इस दौर में हम सब लोग बहुत संकट की स्थिति में से गुजर रहे हैं और इस बात को मुझे लगता कि अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। और आदमी शाम को सोता है तो यही जानकारी लेकर के सोता कि आज कितने मामले कोविड के देश में आए, कितने मामले प्रदेश में आए, कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई। और सुबह उठता है तो सुबह चाहे वो न्यूज सुनता है, चाहे न्यूज पढ़ता है, चाहे वो अपने नेट पे जाकर के, मोबाइल पे जाकर के हमारे इस तरह के इंफॉर्मेशन देने वाले जो माध्यम है उन माध्यम को देखता है, तो उसमें से जानकारी उनको मालूम पड़ती है कि इतना आज के दिन में पूरी दुनिया में, देश में और प्रदेश में मामले आए हैं। पहले दौर में हम ऐसा सोच रहे थे कि ये संकट बहुत लंबा नहीं चलेगा और वो स्थिति हमारे सामने कुछ ऐसी हुई भी। जब ये कोविड का संकट चला, 4-6 महीने का दौर वो रहा। मार्च के महीने में शुरू हुआ था भारत में और मार्च के महीने के बाद नवंबर दिसंबर तक एक स्थिति ऐसी आई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में, पीक पकड़ा था। और उस पीक के दौरान मामले एकदम बढ़ गए थे। लेकिन ये भी स्थिति हम लोगों ने देखी होगी कि उससे पहले हमारे सामने ऐसी भी स्थिति आ गई थी। पिछले साल मई का महीना ऐसा था 2020 का, जब हिमाचल प्रदेश में कोविड का सिर्फ एक एक्टिव केस रह गया था, सिर्फ एक। और वो मामला भी, वो एक एक्टिव केस भी 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उसका कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसके मुताबिक जो है वो पूरा होने के बाद पूरा हिमाचल उस वक्त कोविड फ्री होने की स्थिति में आ गया था। लेकिन एकाएक फिर शुरुआत हुई, मामले बढ़ते गए और मामले बढ़ते बढ़ते हिमाचल प्रदेश में नवंबर और दिसंबर के महीने में 10,000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करके गया और लगभग 900 के लगभग जो है दुखद मृत्यु भी उसमें हुई है। ये पिछले साल की मैं बात सुना रहा हूं। लेकिन फिर उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में सख्ती की, कर्फ्यू का लागू करना और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू करने के बाद फिर वो ग्राफ नीचे आया और नीचे आने के पश्चात 2021 की फरवरी के महीने में हमारी हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह थी कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 219 एक्टिव केस रह गए थे। फरवरी की बात कर रहा हूं मैं। और उस वक्त भी हमको लगा कि अब ये दौर समाप्त होने जा रहा है और सारा हिमाचल एक खुले माहौल में जीने के लिए जो आतुर था वो आगे बढ़ करके एक उम्मीद के साथ कि अब ये दौर समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, कोरोना अब हिमाचल में नहीं होगा, इस इंतजार में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक परिस्थिति फिर से ऐसी आ गई। फिर मामले शुरू हुए, फिर मामलों की शुरुआत हुई। हम समाचार सुनते रहे कि मुंबई में बहुत सारे मामले आ गए, महाराष्ट्र में मामले आ गए, गुजरात में आ गए, दिल्ली में आ गए, दिल्ली से होते पंजाब में आ गए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि अब हिमाचल भी अछूता नहीं रहेगा। और फिर से मामले बढ़ने पूरे हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुए और देश में तो पूरी जगह हुए ही। और अभी आपने देखा होगा
कि हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन के बाद जो जानकारियां दी, उस जानकारी में आप सबके सामने आपने देखा कि वर्तमान स्थिति हमारे सामने ऐसी है कि अब हम लगभग 39,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और आज शाम का जब आंकड़ा आएगा तो हमारा ये आंकड़ा 40,000 से पार हो जाएगा। और पिछले कल के आंकड़े के अनुसार हम इस बात को देख रहे हैं कि 2055 लोगों की दुखद मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और आज शाम तक ये आंकड़ा और भी आगे जा रहा है। आजकल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगभग हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 4,000 और 5,000 का आंकड़ा आ रहा है। 5,000 एक्टिव केस पर डे। और अगर मृत्यु की अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में 60 से ऊपर, पिछले कल 66 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और उससे पहले 64 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। हम सरकार की ओर से प्रयत्न प्रयास जो कर रहे हैं वो आपके सामने है, उसमें आप लोग सारी बातों को जानते हैं। लेकिन आज के विशेष तौर से इस आयोजन का जो हमने आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया, उसके पीछे कारण ये था कि हम चाह रहे हैं कि इसमें समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता ये काम। अगर हम इसको ठीक प्रकार से पूरा करना चाहें, अगर हम कोविड के संकट से बाहर निकलना चाहें तो समाज का बहुत बड़ा उसमें योगदान होगा। समाज को प्रेरित करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, समाज को दिशा देने वाली, समाज को संस्कारित करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के बीच में मुझे लगा कि बहुत आवश्यक है हो गया आज के इस दौर में बात करना। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में अपनी एक पहचान है और पहचान मात्र नहीं है, उनका उस वर्ग पर जो है बहुत ज्यादा जिसको कह सकता है कि उनका नियंत्रण भी रहता है। जिस प्रकार से उनकी मान्यता है, श्रद्धा है उनके प्रति, संस्था के प्रति, संगठन के प्रति, उस कारण से इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम सभी लोगों से अपील करें, सब लोगों से बात करें। जहां देश एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, प्रदेश भी ऐसे दौर में से गुजर रहा है। आज अगर ये संगठन, ये संस्थाएं अगर काम नहीं आएंगी तो कब काम आएंगी? ये सदी का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट जिसको हम आज देख रहे हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हम जितना मर्जी कहें, जितना मर्जी करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है पक्ष और विपक्ष सारी बातें, अच्छा बुरा गलत ठीक, ये सारी बातें होती रहती है। लेकिन आज का दौर मैं समझता हूं इन सारी बातों के लिए नहीं है। और वो उम्मीद में सबसे ज्यादा अगर आज की तारीख में अगर किसी से लगाता हूं, वो हमारे जो संगठन जो देश के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, समाज की बेहतरी के लिए समर्पित हैं, उन संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 1.5 वर्ष से हम देख रहे हैं कि हमारी प्रदेश की और देश की आर्थिकी पर भी बहुत बड़ा असर हुआ है, बहुत बड़ा असर हुआ है, बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में अभी जो हाल ही में अगर हमको कर्फ्यू हिमाचल प्रदेश में लगाना पड़ा, उसकी वजह यही है कि समाज के सामने हम लगातार बार बार निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे, लेकिन समाज सुनता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है, जिस तरह से उन बातों को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, ये स्वभाव में बहुत कम होता गया है। ये हकीकत है आज की तारीख में, ये सच्चाई है। हमने हिमाचल प्रदेश में इन बढ़ते हुए मामलों को देख करके सभी से निवेदन किया कि इस दौर में हमको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मामले रुके, अगर हम चाहते हैं कि हिमाचल कोरोना के इस दौर से बाहर निकले, तो ये बहुत आवश्यक हो गया। हमने कहा कि शादियां छोटी करें,
लोगों ने सुना, लेकिन उसके बावजूद, सुनने के बावजूद, फिर भी उसके बावजूद, कहने के बावजूद, अपने यहां से नोटिफिकेशन आदेश होने के बावजूद भी उस प्रकार का पालन नहीं हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि शादियों में जो सोशल गैदरिंग वो बहुत बड़ी हुई कई जगह, उसमें बहुत सारे मामले कोविड के निकले। मैं किसी को दोष नहीं देना चाह रहा हूं, ये सारी व्यवस्था का एक हिस्सा है, क्योंकि आज की व्यवस्था इस प्रकार से है, उस व्यवस्था में एक नहीं अनेक तरह की खामियां हैं, जिसके कारण इस परिस्थितियों के दौर में से हम सब लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और उन सारी परिस्थितियों को अगर सही मायने में, अगर ठीक दिशा में ला करके चलाना है, उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया कि जिन संस्थाओं के प्रति लोगों के बीच में आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, और उसके साथ भरोसा है, उन संस्थाओं को आगे आना चाहिए। ये बहुत आवश्यक हो गया। हमने हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की ओर से जो पाबंदियां लगानी थी, उन पाबंदियों के साथ आजकल जो कर्फ्यू लागू किया है, उसके पालन की दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि काफी अच्छा उसका परिणाम देखने को मिल रहा है, असर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको इस बात को मान करके चलना होगा कि अभी ये दौर जहां हम पहुंचे हैं, इस दौर को आगे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि वो निर्णय जो करने के पहले हम आप सब लोगों के साथ हम थोड़ा चर्चा भी कर लें, और चर्चा करने के साथ साथ में आप लोगों का क्या सुझाव है, क्या किस प्रकार की जो हमने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ये कब तक कायम रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमको लागू करनी चाहिए, सख्ती जो वर्तमान में जो की है क्या इस तरह से करना चाहिए, चाहे इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसको और बढ़ाना चाहिए। ऐसी तमाम सारी बातों को लेकर के ऐसा सोचा था हमने कि आप सब लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी बात कि सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में जो बात कही कि हम सब लोगों को इस संकट के क्षण में इकट्ठा होकर के काम करना है, प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालना है, समाज को इस संकट से बाहर निकालना है। हमारी संस्था के पास जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जो भी मदद हम कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, जितने भी कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। ये स्वाभाविक रूप से हमें बहुत बड़ा हौसला देती है, हमें बहुत बड़ी प्रेरणा भी देती है, आप सबकी ये बात आगे बढ़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। उस दृष्टि से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में पहले लगभग 1500 बेड की कैपेसिटी का प्लान किया था, लेकिन जब हमने देखा कि मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी को हमने 3000 की कैपेसिटी पर ले आए, बेड कैपेसिटी को। और अब हम इस कैपेसिटी को, बेड कैपेसिटी को आगे बढ़ा करके जाकर के 5000 से पार करने की स्थिति में हो रहे हैं। करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अभी जैसे मेरे राधा स्वामी सत्संग के साथियों से बातचीत हो रही थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने जितने भी हमारे स्थान हैं, हम उनको आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो करना करिए। हम 1000 की कैपेसिटी का कांगड़ा में, परौर में, वहां पर हॉस्पिटल बना रहे हैं। वहां आजकल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 2200 की कैपेसिटी का मंडी में बना रहे हैं, और इसी प्रकार से लगभग 300 की कैपेसिटी का सोलन में बना रहे हैं। और इसी प्रकार से पिछले कल निरंकारी सभा के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने भी कहा हम भी सहयोग देने के लिए, अपने स्थान देने के लिए तैयार हैं। और उसी प्रकार से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अपनी ओर से प्रस्ताव किया, जहां हमारे पास जगह बहुत ज्यादा नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद हम हर संभव सहयोग आपको देने के लिए तैयार हैं। और इसी प्रकार से और भी संगठनों ने आगे बढ़ करके सहयोग देने के लिए हमको कहा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे इस संकट के क्षण में इस प्रकार के सहयोग की बहुत बड़ी एक आवश्यकता भी है, और आवश्यकता के साथ साथ में इस सहयोग से हम निश्चित रूप से, मैं कह सकता हूं कि हम आगे सफल होकर के इस कोविड के संकट से बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हिमाचल प्रदेश में जहां बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ में हमने निर्णय किया है कि जो हमारे यहाँ जो आवश्यकता पड़ रही है, सबसे ज्यादा बेड के साथ दूसरी आवश्यकता पड़ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई है, और बढ़ाने के साथ साथ में हमने
लगभग 25 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी इन दिनों में ही बढ़ाई है, कुछ दिनों में ही। जहां जहां से भी हमको खाली सिलेंडर उपलब्ध हो सकते थे वो लिए और उनको भर करके लोगों का जीवन बचाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, और उसमें निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे, कामयाब भी होंगे। ऐसे में आगे की परिस्थितियां क्या होंगी? अभी दूसरी वेव ये समाप्त हुई नहीं, तीसरी वेव की चर्चा शुरू हो गई है, और स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आखिरकार ये वेव का दौर मालूम नहीं अब कब तक चलता रहेगा। लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, हमको उन परिस्थितियों के लिए आज से तैयारी करने के लिए आगे बढ़ना होगा, और उस दृष्टि से सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केंद्र सरकार के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उनने लगातार हमको ऐसे संकट के क्षण में जो आवश्यकता हमको महसूस हुई प्रदेश के अंदर, वो मदद उनने हर तरह से देने की कोशिश की है। आज की तारीख में हमारे पास, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति है कि अगर कोई हॉस्पिटल जाना चाहे, तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहे, तो कम से कम ऐसी स्थिति है कि हॉस्पिटल में बिस्तर मिल रहा है, बेड मिल रहा है। हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पर पीपी किट की कमी नहीं है, मास्क की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है। सारी चीजें आज की तारीख में, जो 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 आज की तारीख में जो लोड हमारे पास इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसके लिए जो है प्रचुर मात्रा में सारी व्यवस्थाएं हमारे पास पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त तो दूसरा जो नंबर हमारे पास है, जो होम आइसोलेशन में है। हम होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा है, जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनके लिए भी वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। उनके लिए किट भेज करके उसमें दवाइयां, उसमें काढ़ा, काढ़े के साथ में उसमें सैनिटाइजर, उसमें मास्क, उसके बाद च्यवनप्राश, ऐसी सारी चीजों की शुरुआत हम 3-4 दिन के अंदर करने वाले हैं। जो हिमाचल प्रदेश के सभी जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं, उन सब तक पहुंचाने के हम प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है, क्योंकि ये संकट बहुत अलग तरह का है। आदमी का जब भी बीमार होता है, तो परिवारजन, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, साथी मित्र उनके करीब होते हैं। कोई मदद करता है, कोई उठाने में मदद करता है, कोई खिलाने में मदद करता है, कोई पानी पिलाने में मदद करता है, कोई बाथरूम जाने के लिए मदद करता है। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि जब आदमी बीमार हो रहा है इस वायरस से, तो साथ में कोई नहीं है, कोई भी साथ नहीं है। भले परिवार भी है, साथी भी है, दोस्त भी है, लेकिन साथ कोई नहीं है, क्योंकि इस वायरस की प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई आदमी नजदीक नहीं जा सकता है। अगर जाएंगे तो संक्रमित होने की संभावना उसमें है, उसका जीवन भी जोखिम में पड़ सकता है। ऐसे में बहुत बड़ा मनोबल देने की, मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता हम लोगों की है। खासतौर से ऐसे लोग, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, आप सभी संगठन के सब लोग इस बात को सोचें कि क्या हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, किस रूप में मदद कर सकते हैं। ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जिसके पास जो है 2 आदमी कमाने वाले थे, दोनों जो है कोविड के कारण बीमार हैं, जीवन और जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना भी उनके पास मौजूद है कि नहीं है, उसके लिए हम चिंता करें। उसके लिए हम मदद क्या कर सकते हैं, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, क्योंकि ये वायरस तो किसी को नहीं देखता है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ये वायरस सब जगह है। तो ऐसी सूरत में हम उनकी मदद करने के लिए आगे हैं। एक तो मेरा ये निवेदन आप लोगों से है। उसके अतिरिक्त दूसरा, कि मुख्यमंत्री कोविड फंड का हमने यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक आग्रह किया है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाओं ने उसमें पिछली साल भी मदद की, सहयोग दिया है। अब की बार भी, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्च भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें लेनी पड़ रही है, बहुत सारी चीजें देनी पड़ रही हैं, दवाइयों से लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं जो करनी पड़ रही हैं, उसमें सहयोग की आवश्यकता है। क्या ऐसी स्थिति में संस्था है, संगठन है कि हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, तो सीएम कोविड फंड में हम अपनी मदद करें। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ करके हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम मदद करने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है और, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टीम है। जैसे यहाँ पर
कमलेश जी ने जो अपनी बात कही कि हमने 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर तैयार कर दिए, क्या हमारे पास जो अपने जो संस्था में संगठन में जो लोग हैं, क्या हम आगे बढ़ करके ऐसे काम कर सकते हैं? बहुत जगह ऐसी स्थितियां हो गई, आदमी की इस वायरस की वजह से दुखद मृत्यु हो गई, ना परिवार उसको लेने के लिए आया शव को, ना दोस्त आया, ना रिश्तेदार आया, और उस शव का अंतिम संस्कार करना है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी कठिनाई, हम सरकारी व्यवस्था के अनुसार वो सारा काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हम संस्थाएं आगे आकर के इसमें भी सहयोग करें? कई जगह लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन हमको और जो व्यवस्थाएं इससे संबंधित हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं, उसमें मदद करें। हम मदद करने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मैन पावर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और तीसरी बात तो और जो मुझे लगती है, ऐसे में समाज को जागरूक करना है। हम एक बात कहते हैं, वो सरकार की बात होती है। सरकार की बात को पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम हमारे पास है उपलब्ध हैं, उन माध्यमों से हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। चाहे हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा सोशल मीडिया है, चाहे जो भी माध्यम, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी है, सब माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रभावी ढंग से जिस प्रकार से आप संस्थाओं के प्रमुख लोग हैं, आप लोगों की बात को जितना प्रभावी से रखा जा सकता है अपनी संस्थाओं के बीच में, अपने संगठन के बीच में, अपने उस संस्था से जुड़े हुए लोगों के बीच में, उसका एक अपना असर होगा। क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोविड के इस प्रोटोकॉल को लोगों के बीच में रखते हुए सभी संस्थाओं के लोग तय करें कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे, कहीं भी इसकी वॉयलेशन नहीं होने देंगे। और जो हिमाचल प्रदेश में कोविड कर्फ्यू का आजकल जो हमने जो ये किया है, उसका हम पालन करेंगे, उसमें हम सहयोग करेंगे। और अपने आप नहीं, अपने आप तक सीमित नहीं रखें, आगे बढ़ करके इसमें हम सहयोग उन लोगों से, समाज को इसके लिए प्रेरित करें, सहयोग देने के लिए प्रेरित करें। क्या स्थिति को हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, देवी देवताओं के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। क्या हम उन सारी बातों को इस दिशा में आगे बढ़ा करके सहयोग देने के लिए कर सकते हैं? देवी देवताओं के प्रति जहां अगाध श्रद्धा है लोगों के मन में, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे अलग अलग जो है संप्रदाय हैं, अपना अलग अलग हमारे जो धर्म है, उनके जो प्रमुख लोग हैं, अगर अपने अपने संस्थानों में बैठ करके इस बात को लेकर के सुनिश्चित करें कि हम अपने समाज के बीच में इन बातों को ठीक प्रकार से पहुंचाने के लिए काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, समाज को प्रेरित करेंगे, और प्रेरित करके जो है इस कोविड के संकट से प्रदेश को बाहर निकालने के लिए जो भी हर संभव सहयोग हो सकता है उसमें लगने के लिए बोलेंगे, जुड़ने के लिए बोलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसलिए हमने आज की ये वर्चुअल मीटिंग जो है जो आयोजित की, कि मैं प्रदेश के इस दायित्व पर होने के कारण मुझे लगा कि हमारी बात सब जगह पहुंचनी चाहिए, सब धर्मों में पहुंचनी चाहिए, सभी संस्थाओं में पहुंचनी चाहिए। हमारा ये निवेदन आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है आप इस निवेदन को आगे अपने संगठन के माध्यम से, अपनी संस्थाओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाएंगे। सबसे आवश्यकता आज की तारीख में इस चीज की है कि हम सब लोग निश्चय करें कि हमको कोविड के संकट से प्रदेश को अगर बाहर निकालना है तो जो व्यवस्थाएं तय की गए हैं उनका हमको पालन करना है। उस दृष्टि से आप सब लोग उस भूमिका को निभाएंगे। और मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हुआ, चाहे वो देश की बात कर रहे हैं, चाहे हम दुनिया की बात करें, तब तक सफल नहीं हुआ जब तक समाज उसमें सहयोग देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। चाहे वो आजादी का आंदोलन है, चाहे वो हमारी साक्षरता का आंदोलन हम बोलें, चाहे हम साक्षरता के आंदोलन के बाद स्वच्छता का आंदोलन बोलें, चाहे हमारे पल्स इसका पोलियो के खिलाफ आंदोलन था, एक नहीं अनेक चीजें, चाहे हमारे ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ जो आंदोलन, जब तक समाज नहीं उसमें जुड़ता है, जब तक संस्थाएं नहीं जुड़ती हैं, समाज अपना दायित्व उनका निर्वहन नहीं करता, तब तक के लिए उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। मैं समझता हूं आज की तारीख में हम ऐसे चौराहे पर हैं जब संस्थाओं और समाज को
सभी सभी संगठनों को एकजुट हो करके समाज को संगठित करना चाहिए कि पहला लक्ष्य हमारा आज की तारीख में यही है कि हम इस कोविड की लड़ाई को जीतें और उस जीत को हासिल करने के लिए जो भी नियम कानून बने हैं उनका हम पालन करें। और सहयोग की दृष्टि से मैं उम्मीद करता हूं कि जहां हमारी ओर से संभव और हर संभव जो प्रयत्न किए जा सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हर आदमी के जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत कठिन दौर है ये। 2 दिन के अंदर ये वायरस आदमी को ऐसी स्थिति में पहुंचा रहा है और उस परिस्थिति में से उसका जीवन बहुत कठिन दौर में से गुजरते हुए कई जगह हम उसको बचाने में सफल हो पा रहे हैं। कई जगह ऐसी भी स्थिति आ रही है जहां हम उसके जीवन को बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत तेजी से संक्रमण फैलना इस वायरस का, ये हमने कल्पना नहीं की थी। और वायरस के फैलने के साथ साथ में बहुत बड़ी तेज गति से मृत्यु दर बढ़ना, ये चिंता का विषय है। और ऐसे में मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आगे आकर के काम करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस काम को निश्चित रूप से सहयोग की दृष्टि से आगे बढ़ करके करेंगे। यही विनम्र निवेदन मुझे आप सबके समक्ष करना था और मैंने अपनी बात कही। तो जो भी सुझाव होंगे आप सबकी आज की ये बैठक बहुत जल्दी में हुई, व्यवस्थित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सबके एक साथ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत सारे लोगों से बात करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आप सबके माध्यम से कोई भी सुझाव, जो भी सुझाव आपको लगता है वो सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप जिस माध्यम को अपना सकते हैं उसको अपनाएं। लिख करके भेजना है और लिख करके भेजना है तो भेज दीजिए और हम उस पर निश्चित रूप से गौर करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है किसी ने बात अलग तरह से हमसे बात करनी है तो बात करके भी हम उस पर समाधान की दृष्टि से उस बात को सुनने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबके सहयोग की आज के संकट में बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस सहयोग को देने के लिए आप सब आज जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।